नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 गणित के पहले पार्ट की प्रश्नावली 1.2 का परिचय मतलब हम प्रश्नावली 1.2 को हल करने से पहले हमको जो सामान्य बातें आनी चाहिए, बेसिक बातें, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्नावली 1.2 शुरू करने से पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहला इसका बिंदु है पूर्णांकों के योग व व्यवकलन के गुण, यानी जो हम पूर्णांक पाठ पढ़ रहे हैं उसका योग यानी जोड़ व व्यवकलन मतलब घटाना, योग व व्यवकलन के क्या क्या गुण हैं। सबसे पहला गुण हम इसमें पढ़ते हैं संवृत। पहला गुण है संवृत। तो देखिए संवृत गुण जो है किस पर लागू होता है। तो संवृत की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें पहला बिंदु लिखते हैं योग के अंतर्गत संवृत। योग के अंतर्गत संवृत। इसमें हम इस पॉइंट को हम कैसे समझ सकते हैं, दो पूर्णांकों का योग, जैसे कि कोई एक पूर्णांक है, मैं इसको आपको उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे एक पूर्णांक है 11 और एक पूर्णांक है 10। दोनों पूर्णांकों को अगर मैं जोड़ती हूँ, योग करती हूँ, तो 21 इसका जो है उत्तर आएगा। तो देखिए यहाँ पे जिन पूर्णांकों को मैंने लिया था 11 और 10, ये दोनों भी एक पूर्णांक है और जो हमें उत्तर मिला वो भी हमें क्या मिला, पूर्णांक मिला। तो हम कह सकते हैं दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, इसलिए पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत होते हैं। संवृत का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड। संवृत को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSED, क्लोज्ड। तो संवृत गुणधर्म में हमने क्या देखा कि जब दो पूर्णांकों का योग किया गया तो हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ वो भी हमें क्या मिला, पूर्णांक। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, इसलिए हम कह सकते हैं पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत होते हैं। पूर्णांक जो है वो योग के अंतर्गत संवृत होते हैं। इसका क्या मतलब है, यानी अगर हम दो पूर्णांकों का योग करते हैं और अगर जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वो भी हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, तो इसका मतलब है जो पूर्णांक है वो योग के अंतर्गत संवृत होते हैं। इसका एक और उदाहरण समझ लेते हैं। चलिए, मैंने सिर्फ प्लस वाला ही उदाहरण दिया था। जैसे मैंने एक संख्या ली 19 प्लस माइनस की संख्या ले लेते हैं हम, नेगेटिव संख्या, ऋणात्मक संख्या 25। 19 प्लस माइनस 25, इसको जब हम ब्रैकेट हल करेंगे प्लस माइनस 19 माइनस 25 कितना आया, -6। तो -6 भी एक पूर्णांक है और जो हमने संख्या ली थी 19 और -25, ये दोनों भी क्या है, पूर्णांक है। तो कहने का मतलब हमने जब दो पूर्णांक संख्याओं का योग करा, भले ही वो माइनस की है भले ही वो प्लस की है, हमारा जो उत्तर है वो भी एक पूर्णांक संख्या ही आता है। तो इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को कहते हैं हम संवृत गुणधर्म। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत होते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं व्यवकलन की। व्यवकलन के अंतर्गत संवृत। व्यवकलन के अंतर्गत संवृत। अब क्या
ये व्यवकलन के अंतर्गत भी संवृत है कि नहीं। तो देखिए उत्तर इसको समझिए पहले। जैसे मैंने कहा एक पूर्णांक है 7, इसमें से मैं एक पूर्णांक घटाती हूँ 9, तो मुझे उत्तर क्या मिलेगा। देखिए जब 7 में से 9 घटाया, बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस आएगा और उत्तर कितना आ गया 2। तो 7 माइनस 9 उत्तर कितना आया 9। अब 7 माइनस 9 दोनों ही संख्या क्या है, पूर्णांक है। और क्या मुझे जो उत्तर मिल रहा है वो भी पूर्णांक है। ये देखिए हाँ, -2 भी एक पूर्णांक है। तो देखिए जब हम व्यवकलन कर रहे हैं दो पूर्णांकों का, तो पूर्णांक संख्या इधर भी पूर्णांक संख्या है और जो उत्तर मिल रहा है वो भी हमें पूर्णांक मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में से घटाते हैं तो हमें एक पूर्णांक ही मिलता है। अतः पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत संवृत होते हैं। एक और उदाहरण लेके समझ सकते हैं हम। जैसे 20 माइनस 30 कितना आया -10। तो -10 भी यहाँ पे पूर्णांक है और 20 और 30 सभी पूर्णांक है। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं, जब हम एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में से घटाते हैं तो हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जब हम एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाते हैं तो हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अतः हम क्या कह सकते हैं, क्या कि पूर्णांक व्यवकलन का अर्थ क्या है, घटाना। व्यवकलन का मतलब क्या है, घटाना। अर्थात हम कह सकते हैं पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत संवृत है। ये सब चीज़ें मैं आपको लिख के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी ये प्रश्नावली 1.2 में ये सब काम आने वाला है। तो ये पहला गुण था हमारा संवृत गुणधर्म। पहला गुणधर्म था हमारा संवृत। ठीक है। इस संवृत गुणधर्म के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी कि योग के अंतर्गत जो पूर्णांक है वो योग के अंतर्गत भी संवृत है और व्यवकलन के अंतर्गत भी संवृत है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म क्या है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय गुणधर्म या गुण। क्रम विनिमय गुण का मतलब क्या है, क्रम बदल देना। तो अगर हम पूर्ण संख्याओं के योग के समय उनका क्रम बदल देते हैं तो भी हमारा उत्तर समान रहता है। क्या मतलब, जैसे 3 + 5, 3 + 5 करूँगी तो उत्तर क्या आएगा, 8 आएगा। अगर मैं पहले 5 लिख दूं और फिर 3 उसमें जोड़ूं, 5 + 3 करूं तो उत्तर क्या आएगा, तो भी 8 ही आएगा। तो मैंने क्या किया, इन पूर्णांकों का क्रम बदला लेकिन उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आया। 3 + 5 करा तब भी उत्तर 8 आया और 5 + 3 करा तब भी उत्तर क्या आया, 8 आया। तो हम इसमें क्रम विनिमय गुण में पहला पढ़ लेते हैं योग। क्रम विनिमय गुण में हम पहला क्या पढ़ते हैं, योग के अंतर्गत संवृत है कि नहीं। तो क्रम विनिमय की हम बात कर रहे हैं, उसमें योग। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, हमने अभी जो उदाहरण देखा उसमें हमने क्या समझा कि दो पूर्ण संख्याओं को
किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, उत्तर हमेशा क्या होगा? उत्तर हमेशा सेम या समान ही होगा। इसका आपने उदाहरण समझ लिया कि दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, यानी पहले कोई सी भी संख्या लिखी जाए, उससे उसके उत्तर पर जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर हमेशा समान ही होगा। अतः हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय होता है। क्या कहा मैंने? दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, उत्तर हमेशा समान ही होगा। पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय होता है। अतः हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय होता है। एक और इसका उदाहरण, एक तो ऊपर हमने समझा था, एक और उदाहरण देख लीजिए। 5 + -6, ये योग करा मैंने, क्या उत्तर आएगा? इसको मैं 5 + माइनस बराबर -6, तो 5 - 6 यानी एक संख्या बड़ी एक संख्या छोटी और निशान माइनस का है, तो उत्तर तो माइनस ही होगा। और उत्तर में क्या आएगा? माइनस, बड़ी संख्या के आगे माइनस है। अब मैं इसका क्रम बदल देती हूँ, मैं -6 + 5 लिखती हूँ, तो क्या होगा? -6 + 5, उत्तर क्या आएगा? बिल्कुल वही उत्तर आएगा, -1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने क्रम बदला, पहले 5 लिखा था, फिर -6 लिखा था, उसके बाद मैंने पहले -6 लिख दिया, उसके बाद उसमें +5 लिखा, तो भी उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसको मैं a b के फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ? दो पूर्णांक है, मान लीजिए दो पूर्णांक a व b, a है और दूसरा पूर्णांक है b। इन दो पूर्णांक a और b के लिए क्या हो सकता है? मैं इनको a + b लिखूं या b + a लिखूं, उत्तर क्या आएगा? सेम आएगा। इसलिए आप इस चीज़ को ऐसे याद रखिए, ये फॉर्मूला है इसका, a + b बराबर b + a, यानी पहले a लिखो उसमें b जोड़ो या b लिखो उसमें a जोड़ो, उत्तर क्या आएगा? सेम आएगा। तो योग पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय होता है। ये आपको समझ आ चुकी है बात। दूसरी बात हम करते हैं व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। व्यवकलन के अंतर्गत क्या संवृत होता है कि नहीं, वो देखते हैं हम। व्यवकलन का मतलब है घटाना। जैसे मैंने किया 5 - -3, तो देखिए क्या उत्तर आएगा? 5, ये माइनस और माइनस का चिन्ह गुणा होके क्या बन गया? प्लस, माइनस माइनस प्लस बन गया। 5 + 3, 5 + 3 कितना आएगा? 8 आएगा। अब मैं इसका क्रम बदल देती हूँ, मैं करती हूँ -3 माइनस, ये -3 संख्या थी ऊपर, ये -3 -5, ठीक है। अब देखिए -3 - 5 कितना आया? -8। तो पहले हमारा उत्तर क्या आया था? जब हमने क्रम दूसरा रखा था, 5 -3 किया था, तो उत्तर था हमारा 8। लेकिन जैसे ही मैंने क्रम बदला, -3 पहले लिख दिया, -3 -5, उत्तर आया -8, यानी हमारा उत्तर जो है अलग आया है। उत्तर क्या है हमारा? अलग है। एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 7 - 6, 7 - 6 कितना होगा? 1 होगा। 7 - 6 1 होगा। अब मैं लिखती हूँ 6 - 7, या ठीक है 6 - 7, मैं क्रम बदल दिया मैंने,
6 को पहले लिख दिया, 7 को बाद में लिखा है और हम इसका व्यवकलन कर रहे हैं, घटा रहे हैं। 6 माइनस 7 का उत्तर कितना आएगा? -1। तो यहाँ पर और इस ऊपर वाले में हम देख रहे हैं उत्तर क्या है? उत्तर अलग है। उत्तर अलग है इसका मतलब है कि ये जो व्यवकलन है वो पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नहीं होता। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः हम कह सकते हैं कि व्यवकलन पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको समझ आया? क्योंकि दो पूर्णांकों को जब घटाया जा रहा है तो हमें अगर उनका हम क्रम बदल देते हैं तो उत्तर जो है वो अलग आ जाता है, सेम नहीं आता। अगर उत्तर सेम आता तो हम क्या लिख सकते थे कि व्यवकलन पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय है, लेकिन हमारे पास में उत्तर जो है अलग अलग आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि व्यवकलन जो है पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नहीं है। इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी, पहली हमने पढ़ी संवृत गुणधर्म, दूसरा हमने पढ़ा क्रम विनिमय गुण, तीसरा जो है वो है साहचर्य गुणधर्म या साहचर्य गुण। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्य गुणधर्म होता क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे हम 3 पूर्णांक लेते हैं, -3, -2 और -5। ये हमने 3 पूर्णांक लिए। अब इनको मैं जोड़ना है, हम तीनों को। मान लीजिए पहले मैं लिखती हूँ -5 और फिर मैं जोड़ती हूँ एक अलग ब्रैकेट में -3 प्लस -2 को जोड़ रही हूँ। तो देखिए इसमें क्या उत्तर आएगा। इसको मैं अगर हल करूँ, इसको तो मैं इस तरह से हल करूँ, 2 को हम साइड बाय साइड चलते हैं लेके एक दूसरा हम लेते हैं। जैसे मैं एक बीच में लाइन खींच लेती हूँ और हम समझते हैं कि दूसरी तरफ मैंने इन दोनों को -5 और प्लस -3 को तो मैं एक ब्रैकेट में रख लेती हूँ और जो -2 है उसको मैं अलग ब्रैकेट में ऐड करती हूँ। यानी पहले मुझे इन 3 पूर्णांकों को जोड़ना है, -3, -2 और -5। पहले मैं क्या करती हूँ, -5 को अलग ब्रैकेट में रखती हूँ और -3 और -2 को अलग ब्रैकेट में ऐड करती हूँ। और दूसरी तरफ मैं क्या करती हूँ, -5 और -3 को एक तरफ जोड़ती हूँ और -2 को अलग ब्रैकेट में रखती हूँ। तो देखिए क्या उत्तर में कोई चेंज आएगा। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो ये तो -5 प्लस ये कितना आ गया, -3 -2 और यहाँ पे मैंने हल किया तो ये आया -5 -3 -2। ठीक है, तो इसको मैं हल जो है अगले पेज पे करती हूँ। देखिए आगे क्या आएगा, आगे अगले पेज पे पेज टर्न करती हूँ। आप देख लेना यहाँ पे क्या है, -3 और -2 इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आएगा, -5। यहाँ पे क्या आने वाला है, -5 और यहाँ क्या आने वाला है, -8। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे, पहले पेज पे क्या था, इधर था -5 प्लस इधर था -5 ही आया उनको -3 और -2 को जोड़ने से। और इस तरफ दूसरी तरफ क्या था, -5 और -3 को मिलाया तो क्या हो गया, -8 हो गया और प्लस दूसरे ब्रैकेट में था यहाँ पे -2। इसको जब हम खोलते हैं और हल करते हैं, ये -5 और ये प्लस माइनस माइनस -5, ये -8 प्लस माइनस -2। तो इसको हल किया तो ये आया -10। -5 और -5 कितने हो गए, -10 और -8 और -2 कितने हो गए, -10। यानी दोनों तरफ हमारे उत्तर क्या आए, समान उत्तर मिले हैं हमको। कैसे उत्तर मिले हैं, समान या सेम उत्तर मिले हैं। तो ये हमारा क्या है, साहचर्य गुणधर्म। यानी अगर हम 3 पूर्णांक ले रहे हैं और तीनों का अगर हम क्रम बदल देते हैं तो
तो क्रम बदलने के बाद भी उत्तर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर हमारे पास 3 पूर्णांक है ए बी सी 3 पूर्णांक है, तो ए बी सी 3 पूर्णांकों के लिए मैं साहचर्य गुणधर्म की बात करूं तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए ये मैंने एक इसके लिए आपके फॉर्मूला लिखा है साहचर्य गुणधर्म के लिए कि ए में अगर बी और सी का योग ए के अंदर जोड़ा जाए या ए और बी में सी जोड़ा जाए, ए और बी के योग में सी जोड़ा जाए, तो इन दोनों का उत्तर ही जो है समान आएगा। तो ये होता है साहचर्य गुणधर्म, जो हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं, एक चौथा बिंदु है, अलग से पॉइंट है। ये तो हमारे तीनों गुणधर्म हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक को इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी या योज्य तत्समक क्या होते हैं, देखिए जब हम किसी पूर्णांक में शून्य यानी 0 जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, वापस से वही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए 0, 0 एक योज्य तत्समक है। क्या कहा मैंने, जैसे मैंने कोई संख्या ली 5 में मैंने जोड़ा 0, ऐड 0 किया तो हमारे पास में फिर से उत्तर क्या आता है, 5 ही आता है। यानी जो 0 है वो पूर्णांकों के लिए या पूर्ण संख्या और पूर्णांक दोनों के लिए 0 जो है वो योज्य तत्समक है। यानी 0 अगर हम जोड़ते हैं किसी भी संख्या में तो हमें वापस वही संख्या प्राप्त होती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं योज्य तत्समक। तो इसको मैं लैंग्वेज में, भाषा में कैसे लिखूंगी, लैंग्वेज या भाषा में भी आपको लिखना आना चाहिए। जब हम किसी पूर्ण संख्या, हम यहाँ पे पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है आपको बताया हुआ है, 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4। पूर्ण संख्या में शून्य क्या होता है, 0। जब हम किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो हमें वही, जब हम किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में समझा कि 5 में हमने 0 जोड़ा तो हमें वही वापस 5 ही प्राप्त हुआ। तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या के लिए, पूर्ण संख्या के लिए 0, 1 योज्य तत्समक है। उदाहरण मैंने आपको दे ही दिया, 5 + 0 = 5। इसी प्रकार हम पूर्णांक के लिए अगर हम बात करें तो जैसे पूर्णांक है, मैंने 5 + 0 लिया, अब मैं पूर्णांक लूँगी तो पूर्णांक जैसे मैंने -5 लिया, 5 भी एक पूर्णांक है। मैं -5 लेके आपको समझा देती हूँ। -5 में मैंने 0 जोड़ा तो उत्तर में मुझे क्या मिलेगा, -5 ही मिला वापस। तो हम क्या कह सकते हैं कि पूर्णांक के लिए भी, तो हम क्या कह सकते हैं, 0 पूर्णांक के लिए भी एक
योज्य तत्समक है, योज्य तत्समक है। जैसे एक और उदाहरण हम ले लेते हैं पूर्णांकों के लिए। जैसे मैंने लिया 25 या -25। -25 में मैं 0 जोड़ूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, वापस -25 ही मिलेगा। यानी पूर्णांक, किसी भी पूर्णांक में अगर शून्य जोड़ा जा रहा है तो हमें वापस पूर्णांक ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं शून्य जो है, 0 जो है, पूर्णांकों के लिए एक योज्य तत्समक है। इसको मैं अगर किसी पूर्णांक a के रूप में लिखना चाहूँ तो a + 0 तो हमें वापस क्या मिलेगा, a + 0 करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, a ही मिलेगा। a में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। तो वापस a मिल गया, इसका मतलब है 0 जो है हमारा योज्य तत्समक है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमने इस वीडियो में पढ़ी है। इस वीडियो की सारी जानकारी जो है हमारी प्रश्नावली, अगली जो प्रश्नावली है 1.2, प्रश्नावली 1.2 के लिए बहुत ज़रूरी है। और प्रश्नावली 1.2 का जो पूरा हल है सभी प्रश्नों का, किताब एनसीईआरटी भी कौन सी, आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक की बात कर रही हूँ मैं, आपकी जो इस साल आपके कोर्स में आई है। तो उस नई वाली एनसीईआरटी बुक को हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 1.2 के हल के लिए आप देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।